तो भाई लोग, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स देखने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या हॉलीवुड फाइनली ही मैन को वो रिस्पेक्ट दे पाएगा जो ये फ्रेंचाइजी डिजर्व करती है। वैसे बचपन में हमने कार्टून्स देखे थे, एक्शन फिगर्स कलेक्ट किए थे और इटर्निया की दुनिया हमारे लिए हमेशा से इमेजिनेशन का एक बड़ा हिस्सा रही है। इसलिए जब मैं थिएटर में बैठा तो एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी नर्वसनेस भी थी, लेकिन फिल्म खत्म होने तक मुझे एक बात क्लियर हो गई थी कि ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेचने वाली मूवी नहीं है, बल्कि इसने जेन्युइनली मुझे सरप्राइज किया। यहाँ फिल्म की शुरुआत इटर्निया से होती है और भाई लोग ऑनेस्टली पहले ही कुछ मिनट्स में समझ आ जाता है कि मेकर्स ने वर्ल्ड बिल्डिंग पर कितनी मेहनत की है। ग्रैंड किंगडम्स, मैसिव लैंडस्केप्स और फैंटेसी एटमॉस्फेयर स्क्रीन पर काफी इम्प्रेसिव लगता है। यहाँ सब कुछ बड़ा, वाइब्रेंट और सिनेमेटिक फील देता है। फिर हम प्रिंस एडम से मिलते हैं जब वो अभी बच्चा होता है। दोस्तों, ये वर्जन ट्रेडिशनल हीमैन से काफी अलग है। यहाँ वो नेचुरली गिफ्टेड हीरो नहीं है, वो ट्रेनिंग में स्ट्रगल करता है, स्वॉर्ड फाइटिंग में वीक है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश करता रहता है। यहाँ उसके लिए एडवेंचर्स और मस्ती ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू रॉयल ड्यूटीज। अब किंग रैंडोर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि एडम में फ्यूचर किंग वाली क्वालिटीज ही नहीं है और फिर हर ट्रेनिंग सेशन के बाद उनकी डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ क्वीन मार्लेना काफी सपोर्टिव मदर दिखाई गई है जो यहाँ एडम को समझने की कोशिश करती है। और फिर इसी बीच हमें डंकन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसे फैंस मैन एट आर्म्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ ये कैरेक्टर फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ वो सिर्फ वॉरियर नहीं बल्कि मेंटर और प्रोटेक्टर भी है। लेकिन इटर्निया की शांति यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अब एक दिन स्केलेटोर अपनी आर्मी के साथ यहाँ अटैक कर देता है और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है बल्कि यहाँ पूरी किंगडम हिल जाती है। डिफेंडर्स पूरी जान लगा देते हैं लेकिन एनिमी फोर्सेस ओवरवेलमिंग साबित होती है। अब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि क्वीन मार्लेना को एडम को लेकर कैसल ग्रेस्कल की तरफ भागना पड़ता है और यहीं पे सोर्सरस एक पुरानी प्रोफेसी रिवील करती है और बताती है कि एडम का फ्यूचर इटर्निया के फेट से जुड़ा हुआ है और उसे बचाने के लिए पावर सॉर्ड के साथ अर्थ भेज दिया जाता है। और दोस्तों, यहीं से मूवी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। अब जब एडम अर्थ पर पहुंचता है तो उसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज संभाल कर रखनी चाहिए थी और वो चीज थी पावर सॉर्ड। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि वो सॉर्ड उससे खो जाती है और उसके बाद सालों तक वो अर्थ पर ही फंस कर रह जाता है। अब दोस्तों, टाइम स्किप के बाद हम एक एडल्ट एडम को देखते हैं जो नॉर्मल दुनिया में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बाहर से वो एक ऑर्डिनरी आदमी लगता है लेकिन अंदर ही अंदर वो इटर्निया को कभी भूल नहीं पाया। उसके स्केचेस, मेमोरीज और स्टोरीज उसके ऑब्सेशन को क्लियरली दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो लोगों को अपनी असली कहानी बताता है तो कोई भी उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। ऑफिस में लोग उसे वियर्ड समझते हैं, उसका बॉस उसे इररिस्पॉन्सिबल मानता है और उसका रूममेट भी उसकी इटर्निया वाली स्टोरीज को फैंटेसी समझकर इग्नोर कर देता है। दोस्तों, फिर यहाँ एक दिन सब कुछ बदल जाता है। यहाँ एडम को पता चलता है कि एक मिस्टीरियस सॉर्ड किसी लोकल कलेक्शन में डिस्प्ले की गई है और फिर इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे शॉक लगता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ पावर सॉर्ड होता है। अब सॉर्ड वापस मिलते ही उसके अंदर उम्मीद जाग जाती है कि शायद वो फाइनली घर लौट सके। लेकिन यहाँ मूवी का एक बहुत फनी सीक्वेंस आता है। यहाँ एडम ड्रामेटिक स्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वो पब्लिक प्लेस में खड़े होकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ पावर इन्वोक करता है लेकिन आसपास खड़े लोग सिर्फ उसे अजीब नजरों से देखते रहते हैं और यहाँ सीन जेन्युइनली काफी इंटरटेनिंग लगता है। यहाँ शुरू में कुछ नहीं होता लेकिन पावर सॉर्ड एक्टिवेट होने की वजह से एक एनर्जी सिग्नल दूसरी डायमेंशंस तक पहुँच जाती है और दोस्तों, ये सिग्नल स्केलेटोर के लोगों तक भी पहुँचती है। अब अगला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब बीस्टमैन अर्थ पर आ जाता है। यहाँ उसका मिशन सिंपल है, सॉर्ड हासिल करो और एडम को खत्म करो। और दोस्तों, यही फिल्म एक स्मार्ट डिसीजन लेती है। यहाँ एडम के पास सॉर्ड है लेकिन वो अभी भी स्किल्ड फाइटर नहीं बना, इसलिए वो बीस्टमैन के सामने हेल्पलेस लगता है। और दोस्तों, इसी वक्त यहाँ टीला एंट्री करती है और पता चलता है कि वो सालों से एडम को ढूंढ रही थी। अब दोस्तों, दोनों मिलकर अर्थ से एस्केप करते हैं और इटर्निया की तरफ जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ एडम के लिए ये इमोशनल मोमेंट है कि इतने सालों बाद घर लौटने का सपना फाइनली पूरा हो रहा है। लेकिन इटर्निया वापस आकर जो रियलिटी उसे देखने को मिलती है वो काफी हार्ट ब्रेकिंग होती है
जहाँ कभी प्रॉस्परस सिटीज हुआ करती थी वहाँ अब ruins है, लोगों में फियर है, रेजिस्टेंस मूवमेंट मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी लोग एडम को पहचान भी नहीं पाते। और भाई लोग ऑनेस्टली उनकी कंफ्यूजन समझ में आती है, क्योंकि उनके सामने एक ऑर्डिनरी आदमी खड़ा है, जबकि प्रोफेसी के हिसाब से उन्हें एक लेजेंडरी सेवियर मिलना चाहिए था। और फिर दोस्तों इसी जर्नी में हमें डंकन का भी नया वर्जन देखने को मिलता है। पहले वाला कॉन्फिडेंट वॉरियर अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहा है। उसे लगता है कि इटर्निया के डाउनफॉल के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और दोस्तों यहाँ कैरेक्टर का ये इमोशनल आर्क काफी अच्छा हैंडल किया गया है, लेकिन फिर यहाँ इमोशनल कन्वर्सेशंस का टाइम ज्यादा नहीं मिलता। यहाँ स्केलेटोर की आर्मी रेजिस्टेंस बेस तक पहुँच जाती है और एक और मेजर बैटल शुरू हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर रोबोटो को स्पॉटलाइट मिलती है। यहाँ रोबोटो मूवी के सबसे इंटरटेनिंग कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ कॉम्बैट रोबोट होने के बावजूद उसने सालों तक क्लीनिंग मशीन की तरह काम किया है, इसलिए जब फाइनली उसे एक्शन में लौटने का मौका मिलता है तो उसकी एक्साइटमेंट देखने लायक होती है। अब दोस्तों बैटल सीक्वेंस यहाँ विजुअली काफी इम्प्रेसिव लगते हैं। टीला अपनी पायलटिंग स्किल्स दिखाती है और एनिमी फोर्सेस से बचने की कोशिश करती है। और दोस्तों इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एडम अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। वो अपने फियर को साइड में रखकर फाइनली ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन सीन डेफिनेटली ऑडियंस के लिए एक मेजर पे ऑफ मोमेंट है, लेकिन यहाँ सेलिब्रेशन ज्यादा देर नहीं चलती। अब स्केलेटोर रिवील करता है कि एडम के पेरेंट्स एक्चुअली जिंदा है। नेचुरली एडम उन्हें बचाने के लिए डिस्परेट हो जाता है और एक रिस्की रेस्क्यू मिशन लॉन्च करता है। अब दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। यहाँ एडम अपने फादर तक पहुँच तो जाता है, लेकिन उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है। अब उनके बीच जो फाइनल कन्वर्सेशन होती है, यहाँ वो फिल्म के इमोशनल हाइलाइट्स में से एक है। यहाँ किंग रेंडोर फाइनली एडम को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर प्राउड फील करते हैं। और दोस्तों यहाँ ये मोमेंट काफी इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है, लेकिन ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं होती। अब शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स एडम कैप्चर हो जाता है और प्रिजन में डाल दिया जाता है। वहीं जेल के अंदर वो इटर्निया के कई लेजेंडरी हीरोज से भी मिलता है। अब दोस्तों यहाँ सिचुएशन होपलेस लगती है, लेकिन एडम उन सबको मोटिवेट करता है और एस्केप प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ स्केलेटोर पावर सॉर्ड को कैसल ग्रेस्कुल ले जा चुका होता है। यहाँ उसका गोल है अनलिमिटेड पावर हासिल करना। और फिर दोस्तों यहाँ शुरू होता है फाइनल एक्ट, और फिर मूवी का क्लाइमेक्स एग्जैक्टली वैसे ही फील होता है जैसे मास्टर ऑफ द यूनिवर्स फैंस देखना चाहते थे। यहाँ हीरोज और विलेंस हर तरफ टकरा रहे हैं, पर्सनल राइवलरीज कंक्लूड हो रही है। अब डंकन फाइनली ट्रैपजॉ का सामना करता है और अपनी रिडेम्पशन कंप्लीट करता है। वहीं रोबोटो भी बैटल में ह्यूज सैक्रिफाइस देता है, जो दोस्तों सरप्राइजिंगली इमोशनल लगता है। और फिर जब हीमैन बैटल कैट के साथ बैटलफील्ड में चार्ज करता है तो दोस्तों वो सीन प्योर फैन सर्विस होने के बावजूद अमेजिंग लगता है। अब दोस्तों आखिर में सब कुछ हीमैन और स्केलेटोर के बीच फाइनल शोडाउन पर आ जाता है। यहाँ शुरुआत में स्केलेटोर क्लियरली डोमिनेट करता है और फिर सिचुएशन और भी डेंजरस तब हो जाती है जब पावर सॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर लगता है कि गेम ओवर हो गया। लेकिन फिल्म का बिगेस्ट मैसेज यहीं सामने आता है कि असली पावर कभी सॉर्ड में थी ही नहीं। यहाँ सॉर्ड तो सिर्फ एक मीडियम था, बल्कि रियल स्ट्रेंथ तो एडम के अंदर ही थी। और फिर जब वो फाइनली अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करता है, तब उसकी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक होती है। और दोस्तों उसके बाद जो फाइनल फाइट होती है वो विजुअली इम्प्रेसिव और इमोशनली सेटिस्फाइंग दोनों लगती है। अब दोस्तों एंड में स्केलेटोर डिफीट हो जाता है, इटर्निया फ्री हो जाता है और पीस वापस आ जाती है। वहीं फिर कुछ महीनों बाद हम रिबिल्ड किंगडम देखते हैं। यहाँ लाइफ नॉर्मल हो रही है, हीरोज रिकवर कर रहे हैं और एडम ऑफिशियली ह्यूमन की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर क्रेडिट्स के बाद भी सरप्राइजेस खत्म नहीं होते। यहाँ एक सीन ऑर्को की फ्यूचर अपीयरेंस टीज करता है, जबकि दूसरा एडोरा को इंट्रोड्यूस करके क्लियरली हिंट देता है कि शीरा स्टोरी लाइन फ्यूचर में आ सकती है। और सबसे लास्ट टीज में एविलिन स्केलेटोर से जुड़ी एक मिस्टीरियस चीज रिकवर करती है, जिससे पता चलता है कि विलन की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दोस्तों ओवरऑल मास्टर ऑफ द यूनिवर्स एक एंटरटेनिंग फैंटेसी एडवेंचर है जो नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के बीच अच्छा बैलेंस बनाता है। यहाँ इसमें एक्शन है, कॉमेडी है, इमोशनल मोमेंट्स है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सोर्स मटेरियल की रिस्पेक्ट करता है। चाहे आप पुराने हीमैन फैन हो या पहली बार इटर्निया की दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हो।
यहाँ ये फिल्म आपको काफी इंगेजिंग एक्सपीरियंस देती है और फ्यूचर सीक्वल्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी तैयार करती है। तो भाई लोग, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों। Talk is over.